नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप इतिहास, ऐतिहासिक धरोहर, किले, घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आज हम आपको राजस्थान में स्थित एक ऐतिहासिक राजसी किले की वर्चुअल सैर पर ले चलेंगे, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। वह किला है आमेर किला। आमेर किला राजस्थान की राजधानी जयपुर से मात्र 11 किलोमीटर उत्तर में NH-48 पर आमेर शहर में स्थित है। आमेर किला इसी शहर की मावठा झील के किनारे पहाड़ी पर स्थित है। इस शहर का क्षेत्रफल मात्र 4 वर्ग किलोमीटर है। यह किला जयपुर के मुख्य आकर्षणों जैसे जयगढ़ किला और नाहरगढ़ किले से जुड़ा हुआ है। आइए अब हम इस किले के इतिहास के बारे में जानते हैं। शुरुआती दौर में आमेर राज्य एक मीणा राज्य था। इस पर सुसावत वंश का शासन था। इस पर 5 अलग अलग जनजातियों के मीणा सरदारों का नियंत्रण था। बाद में यह राज्य बड़गुजर राजपूतों के नियंत्रण में आ गया और अंत में 11वीं शताब्दी में वर्ष 1037 से वर्ष 1727 तक आमेर राज्य पर कछवाहा वंश का शासन रहा। आमेर किले का निर्माण मूल रूप से महाराजा मान सिंह प्रथम ने करवाया था। बाद में महाराजा जय सिंह प्रथम ने 1600 के दशक की शुरुआत में इसका विस्तार किया। अगले 150 वर्षों में कई शासकों द्वारा इस किले में कई सुधार और परिवर्तन किए गए। वर्ष 1727 में सवाई जय सिंह द्वितीय ने अपनी राजधानी आमेर में बढ़ती जनसंख्या और पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए पूरी योजना के साथ जयपुर शहर की स्थापना की और जयपुर को अपनी राजधानी बनाया। उस समय जयपुर देश का पहला सुनियोजित शहर था। आज इस वीडियो में हम आमेर किले के इतिहास, वास्तुकला, जीवन शैली और खूबसूरत जगहों के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आमेर किले का वर्चुअल टूर। दोस्तों, हम इस वर्चुअल टूर की शुरुआत इसी पार्क से करेंगे। इस पार्क को दिल आराम बाग कहते हैं। कहा जाता है कि राजा मानसिंह ने जिस आर्किटेक्ट को आमेर किला बनवाने का काम सौंपा था, उसका नाम दलाराम था। राजा मानसिंह ने उस आर्किटेक्ट के नाम पर इस पार्क का नाम दलाराम बाग रखा था। बाद में जब मुग़ल बादशाह अकबर पहली बार आमेर आए तो उन्होंने इस बाग में आराम किया, जिसके बाद बादशाह अकबर ने इस पार्क का नाम दिल आराम बाग रखा, जिसका मतलब है दिल को सुकून देने वाला बाग। इसीलिए इस पार्क को दिल आराम बाग या दलाराम बाग दोनों नामों से जाना जाता है। इस उद्यान में राजा की अनुपस्थिति में शाही मेहमान और दूसरे राज्यों से आए राजदूत आराम करते थे। इस उद्यान के अंदर पूर्व पश्चिम दिशा में एक दूसरे के सामने 2 हॉल बनाए गए हैं। इन हॉलों में उनके ठहरने की पूरी व्यवस्था की जाती थी। इन हॉलों के बीच उत्तर दक्षिण दिशा में एक दूसरे के सामने 2 बड़ी छतरियां बनाई गई हैं। एक छतरी से मावठा झील का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है, जबकि दूसरी छतरी से नीचे बने दूसरे बगीचे का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। इस दूसरी छतरी के नीचे बने दूसरे बाग में जाने का रास्ता भी है। इन छतरियों और हॉलों के बीच में एक बड़ा फव्वारा है। यह फव्वारा इन 2 हॉल को अन्य छोटे फव्वारों से जोड़ता है। दोस्तों, पास में ही रामबाग पार्क बना हुआ है। चूंकि यह पार्क किले के ढलान वाले क्षेत्र में बना हुआ है, इसलिए आप देख सकते हैं कि भारी बारिश के दौरान यहाँ पर पानी भर जाता है। आमेर किला एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। किले तक पहुंचने के 3 विकल्प हैं। पहला हाथी की सवारी, दूसरा जीप की सवारी और तीसरा विकल्प पैदल चढ़ाई करना है। हाथी की सवारी आमेर किले का मुख्य आकर्षण है। रामबाग गार्डन के गेट के बाहर एक हाथी स्टैंड है, जहां से आप हाथी की सवारी कर सकते हैं। हाथी की एक तरफा सवारी का शुल्क प्रति व्यक्ति 1100 रुपये है। यहाँ से हाथी आपको आमेर किले तक ले जाएगा। हाथी किले से खाली लौटते हैं क्योंकि 11 बजे ऊपरी क्षेत्र में गर्मी बढ़ जाती है और हाथी को गर्मी अधिक लगती है। हाथी के बड़े आकार होने के कारण
नीचे उतरने में बहुत मुश्किल होती है। दोस्तों, जून 2013 में कंबोडिया देश के नोम पेन्ह शहर में विश्व धरोहर समिति की 37वीं बैठक के दौरान राजस्थान के 6 किलों अर्थात आमेर किला, चित्तौड़ किला, गागरोन किला, जैसलमेर किला, कुंभलगढ़ और रणथंभौर किला को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। इन्हें विरासत, सांस्कृतिक संपत्ति और राजपूत सैन्य पहाड़ी वास्तुकला का एक उदाहरण माना गया। आमेर किला मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक का अपना प्रवेश द्वार और प्रांगण है। यह किला राजपूत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी कुछ इमारतें का कार्य मुगल वास्तुकला को दर्शाते हैं। इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार सूरजपोल है। इसका मुख पूर्व की ओर उगते सूर्य की ओर था, इसीलिए इसका नाम सूरजपोल पड़ा। शाही घुड़सवार और गणमान्य व्यक्ति इसी द्वार से महल में प्रवेश करते थे। यह द्वार एक खुले भाग में खुलता है। इस भाग को जलेबी चौक कहते हैं। इस चौक का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान किया गया था। इस जलेबी चौक के सामने जो बड़ा सा दरवाज़ा है उसे चांदपोल कहते हैं। यह आमेर महल का दूसरा प्रवेश द्वार है। यह चौक सैनिकों का सभा स्थल होता था। इस चौक में राजा सैनिकों के साथ सभा किया करते थे। इसी चौक में सेना युद्ध से लौटने पर इकट्ठा होकर विजय परेड करती थी। राजा युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते थे तथा विजयी सैनिकों को पुरस्कार देकर सम्मानित करते थे। जलेबी चौक से सटे इलाके में घोड़ों के अस्तबल थे और अस्तबल की ऊपरी मंजिल पर बने कमरों में सैनिक रहा करते थे। दोस्तों, हमने जलेबी चौक से आमेर किले की एंट्री टिकट ली। एंट्री टिकट इस प्रकार हैं। इंडियन 100 रुपये पर पर्सन, फॉरेनर 550 रुपये पर पर्सन, इंडियन स्टूडेंट 20 रुपये पर स्टूडेंट। दोस्तों, जलेबी चौक में आप महल की सीढ़ियाँ देख रहे हैं। इन सीढ़ियों के दाईं ओर एक प्रवेश द्वार है। यह प्रवेश द्वार माँ शिला देवी के मंदिर का है। माँ शिला दुर्गा की अवतार है। मंदिर का प्रवेश द्वार एक उभरा हुआ चांदी का दरवाज़ा है, जहाँ राजपूत महाराजा माँ की पूजा किया करते थे। हिंदू धर्म में नवरात्रि उत्सव 9 दिनों का एक त्यौहार है जो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। इस मंदिर से जुड़ी पशु बलि की प्रथा 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह के समय से लेकर 1975 के दशक तक चली आ रही थी। इस प्रथा में नवरात्रि उत्सव के दौरान अष्टमी के दिन इस मंदिर में एक भैंसे और एक बकरे की बलि दी जाती थी। राज परिवार की मौजूदगी में भक्तों की भारी भीड़ इस बलि को देखा करती थी। वर्ष 1975 से इस बलि प्रथा पर कानून के तहत पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। तब से मंदिर में किसी भी पशु की बलि नहीं दी जाती है। तब से देवी माँ को केवल शाकाहारी प्रसाद का भोग चढ़ाया जाता है। दोस्तों, पहले भाग जलेबी चौक में महल की मुख्य सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो दरवाज़ा आता है उसे सिंह पोल दरवाज़ा कहते हैं। यह महल का मुख्य द्वार है जो दीवान ए आम में खुलता है। ये इमारत जो आप देख रहे हैं उसे दीवान ए आम के नाम से जाना जाता है। दीवान ए आम का मतलब है सार्वजनिक हॉल। इस हॉल का निर्माण 16वीं शताब्दी के अंत में मिर्ज़ा राजा मानसिंह ने करवाया था। यह हॉल एक ऊंचा मंच है जिस पर 48 खंभे हैं। इनमें से 16 खंभे सफ़ेद संगमरमर से बने हैं और बाकी 32 लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। इन खंभों के शीर्ष के चारों ओर आपको 4 हाथी दिखाई देंगे, जिन्हें हिंदू धर्म के अनुसार शक्ति का प्रतीक माना जाता है। और छत पर जो कड़े आप देख रहे हैं उनमें कपड़े का पंखा लगाया जाता था, जिसे रस्सियों से खींचकर राजा को हवा की जाती थी। उस समय जनता का दरबार दीवान ए आम में लगता था। राजा इस हॉल में सामने बैठते थे और मंत्री बीच में दोनों तरफ बैठते थे और आम लोग बाहर खुले चौक में बैठते थे। राजा आम लोगों की समस्याएं सुनता था और उन्हें न्याय देता था। जो हॉल आप सामने देख रहे हैं उसका उपयोग सवाई राम सिंह के समय में बिलियर्ड्स खेलने के लिए किया जाता था।
दीवान-ए-आम से जुड़ी इस इमारत को 27 कचहरी कहा जाता था। उस समय जयपुर राज्य में 27 रजवाड़े थे। उन रजवाड़ों का लेखा जोखा इसी विभाग में रखा जाता था। इसीलिए इस विभाग को 27 कचहरी कहा जाता है। यहाँ आपको 27 खंभे नज़र आएंगे। इन खंभों ने इस विभाग को अलग अलग हिस्सों में बांट रखा था। यहाँ हर विभाग के अकाउंटेंट बैठा करते थे। इस इमारत को संगमरमर का इस्तेमाल करके बड़ी ही कारीगरी से बनाया गया है। फिर चाहे वो खंभे हों, छत हो या फिर आसमान को छूती खूबसूरत डिज़ाइन वाले दरवाजे हों। इस कचहरी के किनारे से किले का सामने का नज़ारा देखा जा सकता है। यहाँ से मावठा झील बेहद खूबसूरत नज़र आती है। दोस्तों, मावठा झील के बीच में एक खूबसूरत उद्यान है। इस उद्यान का नाम सवाई जय सिंह ने केसर क्यारी रखा था। इस उद्यान के चारों तरफ झील का पानी होने के कारण यहाँ बहुत ठंड लगती थी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजा जय सिंह ने यहाँ केसर की खेती करने के उद्देश्य से इस उद्यान का निर्माण कराया था। इस बाग में केसर के पौधे कश्मीर से लाए गए थे, लेकिन केसर के पौधे हमेशा ठंडी जगहों पर उगते हैं। वे पौधे यहाँ के वातावरण में नहीं उग सके और राजा की इस बाग में केसर उगाने की तकनीक विफल हो गई। यह जो गेट आप सामने देख रहे हैं, इसे गणेश पोल कहते हैं। इस गेट का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। इस गेट का उपयोग राजा अपने निजी महल में प्रवेश के लिए किया करता था। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में भवन के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है। यह परंपरा प्राचीन काल से लेकर आज तक चली आ रही है। इस गेट को अनेक प्रकार की फ्रेस्को पेंटिंग से सजाया गया है। ये फ्रेस्को पेंटिंग लगभग 300 वर्ष पुरानी है। दोस्तों, गणेश पोल के दाईं ओर जो 2 खिड़कियां आप देख रहे हैं, वो उस समय की रसोई हुआ करती थी। महल के दूसरे भाग में गणेश पोल की मुख्य सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम महल के तीसरे भाग में प्रवेश करेंगे। यह तीसरा भाग राजा का निजी निवास था। यह भाग 4 भागों में विभाजित है, जो इस प्रकार हैं। पहला शीश महल, दूसरा सुख महल, तीसरा जस मंदिर और चौथा सुहाग मंदिर। इस भाग में आमने सामने 2 इमारतें हैं। प्रवेश द्वार के बाईं ओर की इमारत को जय मंदिर और दाईं ओर की इमारत को सुख मंदिर कहा जाता है। इन दोनों इमारतों के बीच एक मुगल शैली का उद्यान है। 40 खंभों वाले इस संगमरमर के महल की दीवारें और छत बहुरंगी कांच का उपयोग करके सुंदर नक्काशी और चित्रों से सजी है। इसलिए इस महल को शीश महल भी कहा जाता है। उस समय चमकदार धातु के रंग के ये रंगीन परावर्तक गोल कांच के टुकड़े बेल्जियम से लाए गए थे और यहाँ के कारीगरों ने उन्हें दीवारों और छत के ऊपर सुंदर नक्काशी और चित्रों से सजाया। इस बड़े हॉल के अंदर और बाहर चारों तरफ रंग बिरंगे चमकदार कांच लगे हुए हैं। अगर इस महल में मोमबत्ती या मशाल जलाई जाए तो उसकी रोशनी इन रंग बिरंगे कांचों पर पड़ती है और महल रोशनी से जगमगा उठता है। महल के इस भाग को दीवान-ए-खास कहा जाता है। इस दीवान-ए-खास में राजा अपने खास मेहमानों और दूसरे शासकों के राजदूतों से मिलते थे। शीश महल का जो बड़ा हॉल आप देख रहे हैं, वह कभी शाही भोजनशाला हुआ करती थी। राजा अपने ख़ास मेहमानों से यहीं मिलते थे। इसीलिए शीश महल को दीवान-ए-खास का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। इस महल की खिड़कियों से मावठा झील का दिलचस्प और मनोरम दृश्य दिखाई देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल है। यह महल पहले पर्यटकों के लिए खुला था, लेकिन जब लोगों ने यहाँ से कांच हटाना शुरू किया तो सरकार ने इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। शीश महल और सुख मंदिर के बीच एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा बगीचा है, जो मुगल शैली की 4 बाग प्रणाली का उपयोग करके बनाया गया है। इसमें आपको विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की क्यारियां में पौधे मिलेंगे। बगीचे के बीच में ज्यामितीय आकार का एक बड़ा फव्वारा भी बनाया गया है। अब हम दीवान-ए-खास के दूसरे हिस्से में आ गए हैं। इसे सुख मंदिर के नाम से जाना जाता है। सुख मंदिर को पैलेस ऑफ प्लेजर्स भी कहा जाता है।
यह महल भी मुगल स्थापत्य शैली में बना है। राज परिवार ग्रीष्मकाल के दौरान इसी महल में निवास किया करता था। इस महल की दीवारें संगमरमर से बनी हैं। इसकी छत और दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी के साथ शीशे लगे हैं। महल के पीछे की दीवार पर संगमरमर का जालीदार झरना है। महल की छत पर बनी टंकी का पानी इस झरने में गिरता था। झरने का ये पानी महल के अंदर एक संगमरमर से बनी छोटी नाली में बहता हुआ महल के बाहर दूसरे झरने से होते हुए मुगल उद्यान में जाता था। ये दोनों झरने इस महल को गर्मियों में ठंडा रखते थे। आपको छत में जो कड़े दिखाई दे रहे हैं, इन कड़ों पर झूले लटकाए जाते थे। इन झूलों पर राज परिवार की महिलाएं झूला झूलती थीं। खास बात यह है कि उस काल में निर्मित सुख मंदिर के दरवाज़ों में भी उद्यान का डिज़ाइन दोहराया गया है। अब हम दीवाने खास के तीसरे भाग में आ गए हैं। इसे जस मंदिर के नाम से जाना जाता है। जस मंदिर का आकार डोली जैसा है, इसलिए इसे डोली महल के नाम से भी जाना जाता है। यह महल शीश महल के ठीक ऊपर है। इसके अंदर भी शीश महल जैसी नक्काशी की गई थी। यह महल अब पर्यटकों के लिए बंद है, क्योंकि पहले लोगों ने इस महल में लगे शीशे हटा दिए थे, जिससे दीवारों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इसलिए सरकार ने इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया है। जिस मंदिर के दाईं ओर जो भवन आप देख रहे हैं, वह गणेश पोल के ऊपर संगमरमर पत्थर की जालीदार खिड़कियों वाला एक छोटा सा हॉल है। ये हॉल दीवाने खास का चौथा भाग है। ये हॉल राज परिवार की विवाहित महिलाओं के बैठने का स्थान हुआ करता था, इसीलिए इसे सुहाग मंदिर कहा जाता है। यहाँ से राज परिवार की महिलाएं जालीदार खिड़कियों के जरिए दीवाने आम में होने वाली जनसभाओं और समारोहों को देखा करती थीं। चूँकि उस समय पर्दा प्रथा प्रचलन में थी, इसलिए ये जालियाँ इस तरह बनाई गई थीं कि रानियाँ यहाँ होने वाली बैठकों को देख सकें, लेकिन नीचे बैठा कोई भी व्यक्ति रानी का चेहरा नहीं देख सके। जब राजा युद्ध पर जाते थे तो रानी अपने पति के लिए यहाँ अखंड ज्योति जलाकर उनकी जीत की प्रार्थना करती थीं, और जब राजा युद्ध के मैदान से विजयी होकर लौटते थे तो रानी इसी झरोखे से फूलों की वर्षा करके राजा का स्वागत किया करती थीं। दोस्तों, महल का तीसरा भाग दीवाने खास का चौथा भाग देखने के बाद हम महल के चौथे भाग में प्रवेश करेंगे। चौथे भाग में प्रवेश करने के लिए हमें भूल भुलैया से गुजरना होगा, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है, जिसमें बहुत सारे अंधेरे रास्ते हैं। अगर हम इस भूल भुलैया में प्रवेश कर जाएं, तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें संकरे रास्ते हैं जो देखने में एक जैसे ही लगते हैं। इस भूल भुलैया में राजा महाराजा अपनी रानियों के साथ लुका छिपी का खेल खेला करते थे। इसे बनाने का मुख्य कारण यह था कि अगर दुश्मन महल में घुस जाए तो उसे इस भूल भुलैया से गुजरना पड़ता था और वह रास्ता भटक जाता था और बाहर नहीं आ पाता था। सैनिक उसे आसानी से पकड़ लेते थे। दोस्तों, आपको इस चौथे भाग में 12 दरी चौक, मानसिंह पैलेस और उनकी रानियों के लिए बने अपार्टमेंट भी देखने को मिलेंगे। किले के इस हिस्से को जनाना महल के नाम से जाना जाता है। जनाना महल में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। महल की सुरक्षा किन्नर किया करते थे। राजा मानसिंह की 12 रानियां थीं, इसलिए उन्होंने महल में 12 एक जैसे अपार्टमेंट बनवाए। यहाँ हर रानी अपने सेपरेट अपार्टमेंट में रहती थी। जहाँ हम खड़े हैं उस तरफ 3 रानियों के अपार्टमेंट हैं। इन अपार्टमेंट के बाहर एक चौक है। इस चौक के चारों ओर 3-3 अपार्टमेंट बने हैं। अगर हम उन्हें मिला दें तो ये 12 अपार्टमेंट हो जाएंगे। जहां हम खड़े हैं वह उन रानियों में से किसी एक का अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट में एक हॉल है जिसकी दीवारें खूबसूरत भित्तिचित्रों से सजी हुई हैं। हॉल के बगल में एक कमरा है जो रानी का शयन कक्ष है। उसके बगल में रसोई है जिसमें दासी रानी के लिए खाना बनाती थी। हॉल के बाहर एक ओपन स्पेस भी दिया गया है
जिसमें एक तुलसी का पौधा लगा होता था। रानियां सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती थीं और सूर्यास्त के बाद यहाँ दीपक भी जलाती थीं। हॉल के बगल से एक रास्ता अपार्टमेंट के पीछे की ओर जाता है, जहाँ रानी का शौचालय और स्नान घर हुआ करता था। हॉल के बाहर सभी अपार्टमेंट में समानांतर सीढ़ियाँ बनी हैं। ये सभी सीढ़ियाँ मानसिंह पैलेस से जुड़ी हैं। यह पैलेस रानियों के अपार्टमेंटों के ठीक ऊपर पहली मंजिल पर बना है। राजा इन सीढ़ियों से किसी भी समय किसी भी रानी के अपार्टमेंट में जा सकता था, लेकिन रानियों को मानसिंह पैलेस में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। दिलचस्प बात यह थी कि किसी भी रानी को यह नहीं पता था कि राजा किस रानी के अपार्टमेंट में है। इन अपार्टमेंट के बाहर के चौक को बारहदरी चौक कहा जाता है। इसका निर्माण भी महाराजा मानसिंह ने करवाया था। इसके निर्माण के पीछे उनका उद्देश्य यह था कि अगर रानियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी होती तो राजा इस चौक में बैठकर उनकी समस्या का समाधान किया करते थे। होली और दिवाली जैसे त्यौहार इसी चौक में मनाए जाते थे। दोस्तों, इस चौक से आपको मानसिंह पैलेस दिखाई दे रहा है। यह पैलेस रानियों के अपार्टमेंटों के ठीक ऊपर पहली मंजिल पर बना है। राजा मानसिंह ने अपने महल में कम और युद्ध क्षेत्र में अधिक समय बिताया था। इस महल को बनाने में लगभग 25 वर्ष लगे थे। मानसिंह महल का मुख्य प्रवेश द्वार संगमरमर से सुसज्जित है और उस पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। महल की दीवारों को भित्तिचित्र और संगमरमर की टाइलों से सजाया गया है। राजा के शयन कक्ष के चारों ओर एक बालकनी बनाई गई है। राजा इसी बालकनी पर टहला करते थे। मानसिंह पैलेस इस किले का सबसे पुराना महल है, इसीलिए महल के कुछ हिस्से को पर्यटकों के लिए खोल रखा है। बाकी पूरे हिस्से को राजस्थान सरकार ने फिलहाल बंद कर दिया है। दोस्तों, अंत में हम आपको बताना चाहेंगे कि इस किले में एक गुप्त सुरंग है। इस सुरंग के जरिए राज परिवार जयगढ़ किले में जाया करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से सरकार ने सुरंग को बंद कर दिया है। तो दोस्तों, ये था आमेर का किला और उससे जुड़ा रोचक इतिहास। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी और भी ऐतिहासिक इमारतों के वीडियो बनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट करके उस जगह का नाम ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।